आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज जो है ये बहुत ही एक शानदार सा प्रॉब्लम मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। और इस सिमिलर आइडिया पे आप एक बुक थिन बुक विद फैट आइडियाज़ में भी आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वो बुक का लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करें। तो एक सेट एस दे रखा है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट जीरो सच दैट जेड प्लस वन बाई जेड लेस देन इक्वल्स टू है। तो आपको इस चारों ऑप्शंस में से टिक करने हैं क्या। तो सबसे पहले बिफोर वी गो एंड जंप इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा फील लेते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक, तो मॉड ऑफ जेड प्लस वन बाई जेड ये अपने को लेस देन इक्वल टू टू दे रखा है, राइट। इसका क्या मतलब है, देखो अगर जेड में ओरिजिन के आसपास ले जाओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब जेड के ओरिजिन के आसपास होगा तो डेफिनेटली दिस थिंग विल ब्लो अप, राइट। ये इन्फिनिटी के आसपास भाग जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा मॉड ऑफ दैट इज डेफिनेटली नॉट लेस देन इक्वल टू टू। इसका मतलब जो भी मेरा लोकस आने वाला है जेड का, वो जीरो के आसपास तो पॉइंट नहीं होने वाला है, मीन जीरो से दूर होगा। तो एक ये बहुत ही फंडामेंटल फील आ गया। अब दूसरा बात है जो इसको मैं अप्रोच कैसे करूँ। तो एक नेचुरल अप्रोच आपके दिमाग में होगा जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम करेंगे। लेकिन ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आप मॉड जेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकते हो, जैसे लेट्स से mod of z minus mod of 1 minus z का mod will be less than equal to z plus 1 by z, और चूंकि मुझे मालूम है इट्स लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से मैं कुछ बोल सकता हूँ mod z के बारे में इंफॉर्मेशन लाइक mod of r minus 1 by r। इफ आई टेक mod z equals r, तो उसके बारे में आई कैन टेल इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर माइनस वन का mod इज लेस देन इक्वल टू mod r, क्योंकि आर पॉजिटिव है तो आर स्क्वायर माइनस आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर। फिर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आर स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बताने का मतलब है यहाँ से अपने पास एक माइनस सिक्स आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर ये आर स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो गया। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ जो आर पे, जो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे एक रेस्ट्रिक्शंस तो बिल्कुल आने वाला है, और वो आप रेस्ट्रिक्शंस देख भी सकते हो क्या आएगा। अगर आर स्क्वायर को आप टी मान लो तो टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये अपवार्ड पैराबोला होगा, तो अपने पास आंसर टी वन और टी टू के बीच में लाई करने वाला है। तो इसका अगर मैं रूट्स निकाल लूँ, सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस फोर ए सी बाई टू। तो एक बच्चा जो बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानता है ऐसे स्टार्ट करेगा क्वेश्चन को, एंड दिस विल गिव यू सिक्स प्लस माइनस फोर रूट टू बाई टू, दैट विल गिव थ्री प्लस माइनस टू रूट टू। अब ध्यान दीजिए ये टी का वैल्यू आया, अब दोनों का दोनों वैल्यू यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू थ्री माइनस टू रूट टू आया टी का, थ्री प्लस टू रूट टू। अब हालांकि अब मैं बोल सकता हूँ टी जो होगा वो लाई करेगा थ्री माइनस टू रूट टू से थ्री प्लस टू रूट टू के बीच में। तो आर स्क्वायर शुड बिलोंग्स टू दिस वैल्यू, थ्री माइनस टू रूट टू से ले थ्री प्लस टू रूट टू में। तो आप इस क्वांटिटी को आप देख सकते हो, ये रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा गया और ये रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा गया। तो यहाँ से मैं आर बिलोंग्स टू बोल सकता हूँ रूट टू माइनस वन से रूट टू प्लस वन होगा, और निगेटिव ऑफ दैट तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आर मेरा रेडियस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अपने को पता चल गया, चलो भाई मॉड जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है आर इज मॉड जेड, तो वो मैक्स वैल्यू अपने पास रूट टू प्लस वन देखने को मिल रहा है, और मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू जो देखने को मिल रहा है वो रूट टू माइनस वन देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ हमारे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आ रहा है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है, जो बच्चे कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, जो अगर ये इक्वालिटी केस आएगा तब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन बाई जेड और जेड प्लस वन बाई जेड कॉलिनियर होना चाहिए। तो देखो ये तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की बात करोगे तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, so वेयर एग्जैक्टली विल बी वन बाई जेड रफली। तो वी कैन मल्टीप्लाई विद जेड बार, जेड जेड बार आ गया, जेड बाई बार आर स्क्वायर इज बेसिकली स्केलिंग फैक्टर ऑफ वन बाई आर स्क्वायर टाइम्स वेक्टर जेड बार हो गया, राइट। तो इफ जेड इज एयर, जेड बार इसका इमेज होने वाला है, और इसको आप वन बाय आर स्क्वायर टाइम से डी स्केल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट लेट से यहाँ आ गया, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली वन बाई जेड मीन्स विद सेम एंगल माइनस थीटा। तो अब जेड प्लस वन बाई जेड जो अपन के पास आएगा विच इज सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर,
दिस इज समवेयर जेड प्लस वन बाई। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर ऑलवेज 2 या 2 से छोटा दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं इस पे रेस्ट्रिक्शंस है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो ये ऑलवेज सर्कल में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे तो रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है, तो जेड भी ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्टेड है विथ मिनिमम वैल्यू, राइट। अब क्या ये पॉसिबिलिटीज है जेड और जेड प्लस वन बाई जेड और वन बाई जेड ये कॉलीनियर हो, तो यहाँ पे ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लो ये मेरा जेड इमेजनरी हो जाए और वन बाई जेड भी इमेजनरी हो जाए, और फिर जेड प्लस वन बाई जेड जो है वो भी कुछ इमेजनरी हो जाए, तो वो दोनों एक पॉइंट पे आ सकता है। तो मतलब वो पॉसिबिलिटीज़ है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये प्योरली इमेजनरी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी अचीव हो सकता है। अब हालांकि अब ये क्वेश्चन का मज़ेदार बात है, जो मैंने आपसे वो ऑप्शन पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो, थोड़ी आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, एंड दिस इज टू गिव यू अ फील ऑफ कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अप्रोच करते हैं कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो जेई में कभी पूछा जा सकता है। तो अब ये पार्ट हमने सॉल्व किए, बस इतना बता रहा है, जो जेड जो है वो बाउंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कहीं ना कहीं इस प्लेन पे होगा और उसका एक रेस्ट्रिक्शंस होगा। लेकिन अब मुझसे पूछा जा रहा है जेड वन माइनस जेड टू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट से उठाया गया। मतलब कहीं ना कहीं इस सेट का लोकस मुझे फाइंड करना होगा। अगर मैं मुझे पता है ये सेट एस जो है एक पर्टिकुलर रीजन को डिनोट कर रहा होगा, और यहाँ से मैं दो पॉइंट उठाऊँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आस्किंग अबाउट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, राइट। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कोई फिक्स पॉइंट आई से कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर जेड इस रीजन में घूम रहा है, तो फिर ये डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू। अब ये भी आप समझ सकते हो जेड वन बाई जेड टू को कैसे आप विजुअलाइज करोगे। तो जेड वन मेरा एक पॉइंट है, जेड टू पॉइंट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू इज नथिंग बट ये वाला एंगल, ठीक है। मैं थीटा माइनस थीटा को बाद में देखूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो अगर जीरो से जेड की तरफ विल गेट अ वेक्टर जेड वन माइनस जीरो, और जीरो से जेड टू की तरफ जेड टू माइनस जीरो। और रोटेशन थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ जो जेड टू ई का पावर आई थीटा इस जेड वन हो गया, तो यहाँ से जेड वन बाई जेड टू जो है मेरे पास ई का पावर आई थीटा। तो आर्गुमेंट एक्जैक्टली ये एंगल को बता रहा है, राइट। ये एंगल जो इंक्लूडेड एंगल बिंदु है उसको बता रहा है। तो फिर इसके लिए मुझे जेड वन और जेड टू मान लो ऑरिजिन है तो अंदर होगा, नहीं तो बाहर होगा। अंदर भी होगा तो मुझे ये एंगल को मिनिमाइज करना है। तो ये चारों ऑप्शंस को देख के इतना तो फील आ गया, अनटिल अनलेस मैं लोकस को क्लियरली आइडेंटिफाई करूं इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अगर पॉसिबल है भी तो बहुत ही कैलकुलेशन बहुत गंदा वाला आने वाला है अगर मैं ऑप्शंस को सेपरेटली ट्राई करूंगा। तो चलो अब लोकस फाइंड करने चलते हैं। अब लोकस में भी यहाँ मज़ेदार है जो इनइक्वालिटी दिया गया है। तो एक तो तरीका आप आर थीटा और पोलर फॉर्म में ले जाओ और ई का पावर आई थीटा करके, दूसरा एक्स प्लस आई वाई करके ले जाओ। वेरी ऑफन एक्स प्लस आई वाई मेथड जो है वो बहुत गंदा सा आता है, लेकिन हालांकि मुझे लोकस आइडेंटिफाई करने हैं और यूजुअली जेई में या तो लाइंस होंगे या कोनिक सेक्शंस होंगे या सर्कल्स होंगे या फिर कुछ ऐसा लोकस होगा जो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकूं, इसीलिए ऐसा ऑप्शंस क्रिएट किए होंगे, ठीक है। तो उस फील्ड से अब मैं एक्स प्लस आई वाई मेथड पे भरोसा छोड़ूंगा और देखते हैं ये कहाँ तक आ, अपने को हेल्प करता है। तो लेट्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना, अगर मैं इसको डिकोड करूँ मॉड जेड प्लस वन बाई जेड, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू यहाँ पे टू जेड बन रहा है, राइट। मॉड टू जेड बन रहा है। तब एक्स प्लस आई वाई अगर इसमें डालूंगा तो विल हैव वन प्लस एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। चलो पूरा कैलकुलेशन करते हैं अंतर, और ये क्वांटिटी मेरे पास आ गया टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब इसको अगर आप ओपन करने जाओगे तो ये मेरे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई लेस देन इक्वल टू टू एक्स प्लस टू आई वाई। नाउ वी कैन स्क्वायर दिस अप, क्योंकि मैग्नीट्यूड रूट ओवर गोलू स्क्वायर प्लस बोरो स्क्वायर दिखेगा। तो विल हैव वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास बना फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। हालांकि कैलकुलेशंस बहुत ही गंदा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो शायद कुछ कैंसिलेशन हो सकते हैं। चलो वन प्लस ए फोर प्लस बी फोर माइनस टू ए बी तो प्लस टू एक्स स्क्वायर
और यहाँ से आया -2y² -2x² प्लस 4x² -4x² इज लेस देन इक्वल टू। तो ऑल एक्स वाई जो सेट एस से बिलोंग कर रहा है इसको ओबे करेगा। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कैंसिलेशन देखूँ तो 2x² -4x² और वहाँ से अपने पास आ गया -2x² -4y²। सो फाइनली जो मेरे पास बन रहे हैं हालात 1 + x4 + y4 -2x² -2y² और ये +2x² y² -4y² इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे a² + b² + c² दिख रहा है। अगेन -2 a² b मतलब x² 1 और ये y² 1 दिख रहा है और x² y² भी यहाँ दिख रहा है। अच्छा, तो इसलिए मैंने 4y² को साइड छोड़ा है और इसको एक साइड लिया। क्यों? क्योंकि ये a + b + c के फॉर्म में जाता हुआ नज़र आ रहा है। गोलू प्लस कुछ भोलू प्लस कुछ टोलू का होल स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ से क्लियरली दिख रहा है एंड इट्स नॉट वेरी टफ क्योंकि आप ओपन करने के बाद भी देख सकते हो वही सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ तक को अब मैं लिख सकता हूँ बड़े ही प्यार से x² + y² -1 का होल स्क्वायर और ये बच गया -4y² लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका अपन लिख सकते हैं x² + y² -1 होल स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। और अपना पेशेंस जो है इट रियली पेड क्योंकि अब a - b इंटू a + b इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास जो कर्व आया वो आप देख सकते हो यूनियन ऑफ दीज टू कर्व है। ठीक है, अब मैं इसको सेपरेटली एनालाइज करूंगा जो अब ये इनइक्वालिटी कब पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर मैं इस कर्व को मान लो कुछ s मानूं और इसको s1 मान लेता हूँ और इसको s2 मान लेता हूँ, तो s1 मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन s1 s2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल होगा या तो s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड s2 लेस देन इक्वल टू 0 हो केस 1 में, या फिर केस 2 में ये पॉसिबल होगा जब पहला एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो एंड s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स अपोजिट साइन होना चाहिए। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन s2 लेस देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो। और अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखूँ s1 लेस देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो s1 और s2 का आइडेंटिफाई करते हैं। तो s1 मेरा कर्व x² + y² -2y -1 इक्वल टू 0 मतलब ये मेरा कर्व है एक्सप्रेशन। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो एंड विच इज नथिंग बट अ सर्कल क्योंकि ये तो x² + y -1 होल स्क्वायर इक्वल्स 2 है। तो विच मीन्स s1 जो मेरा एक्सप्रेशन आया वो x² + y -1 होल स्क्वायर -2 आया, राइट, ये एक्सप्रेशन आया s1। सिमिलरली s2 मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है वो x² + y + 1 होल स्क्वायर -2 आ रहा है। अब आप देख सकते हो s1 इक्वल टू 0 s1 इक्वल टू 0 और s2 इक्वल टू 0 ये दोनों का दोनों जो है वो तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, तो अब अगर इस दोनों सर्कल को मैं प्लॉट करने जाऊं तो s1 का सेंटर 0,1 है और रेडियस अपने पास इसका क्या हो गया √2 हो गया। अब ये डिस्टेंस चूंकि 1 है तो √2 आगे जाएगा। तो अच्छा, बाय द वे इसको अगर मैं x0 कर दूं तो y का वैल्यू एक 1 आएगा और एक यहाँ +-2 कुछ आएगा, मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है, राइट। सिमिलरली दूसरे सर्कल भी सिमेट्रिसिटी से आप बोल सकते हो एक्चुअली रेडियस भरा है तो सेंटर इज दिस। तो मैं सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली दूसरे वाले सर्कल जो होंगे बाई सिमेट्रिसिटी कुछ ऐसा दिखेगा एंड सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज नोन टू मी। पहले सेंटर इज 0,1, दूसरा का सेंटर 0,-1 है। अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास अभी भी लोकस है s1 s2 लेस देन 0, मतलब s1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब अगर ये इसको मैं s1 मान लूँ और इसको s2 सर्कल के सरफेस को
एक केस होगा S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब S1 के बाहर बट S2 के अंदर, तो वो तो रीजन मेरे पास एग्जैक्टली ये आएंगे, राइट। मतलब ऑल पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन विल बी ऑन द लोकस। अब दूसरा कंडीशन है S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट S1 लेस देन 0, मतलब S2 वाले सर्कल के बाहर लेकिन S1 के अंदर, एंड ऑफ कोर्स ऑन द बाउंड्रीज आल्सो अलाउड। तो ये बहुत ही खतरनाक सा आपके पास जवाब आ गया। और देखो लोकस जो है इस क्वेश्चन का वो ऐसा हो गया, इट्स यूनियन ऑफ दीज टू रीजन्स, जो कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है S1 और S2 के अंदर वाले जो रीजन है इससे बाहर है। तो या तो आप इस बाउंड्री पे रहो या फिर कहीं ना कहीं इसके टोटली आप अंदर में रहो, तो फिर ऑल दीज पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूँ जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं Z1 Z2 को इस रीजन से कुछ भी पॉइंट आ सकता है, यहाँ यहाँ एनी पॉइंट आई कैन टेक Z1 Z2 इस रीजन के अंदर से, राइट। तो आप देख सकते हो अगर मैं x को जीरो करूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा, अगर x को जीरो कर दो तो y माइनस होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी y माइनस होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2। तो y का जो वैल्यू आया x जीरो करने पे y माइनस वन इज प्लस माइनस 2, तो y आ गया 3 और -1। तो ये पॉइंट मेरे पास, ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास 3 आ गया, सॉरी y इस प्लस माइनस रूट 2 आएगा, रूट 2, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास 1 प्लस माइनस रूट 2। अच्छा ये अच्छा वैल्यू नहीं है, मतलब ये 1 प्लस रूट 2 एक आया और यहाँ पे एक 1 माइनस रूट 2 आएगा। सिमिलरली इसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, रूट 2 माइनस 1 आएगा, तो ये -1 माइनस रूट 2 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये पॉइंट दूँ, अगर मैं y को जीरो कर दूँ तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, चलो अब y को अगर मैं जीरो करूँ यहाँ से तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 1,0 है और ये -1,0। अब जो कि ऑब्वियस था, आप देख सकते हो रेडियस भी ये डिस्टेंस 1 है और रेडियस इसका रूट 2 है दोनों सर्कल का। अब नाउ आर्म्ड विद ऑल दिस रिजल्ट्स, अब तो मैं ब्यूटीफुली बोल सकता हूँ जो मैक्सिमम आंसर क्या है। तो मैक्स ऑफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू S Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है। अब बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जब आप डायमेट्रिकली अपोजिट हो, तो एक पॉइंट यहाँ होगा और एक इससे सबसे दूर वाले पॉइंट जो होंगे वो एग्जैक्टली आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस यहाँ से छोटा ही होगा, राइट। ये मैक्सिमम होगा जब पॉइंट P और Q होगा, तो दैट विल गिव मी द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का 1 है, ये रूट 2 आया, 1 प्लस रूट 2, और यहाँ से यहाँ तक का फिर से 1 है मेरे पास और ये रूट 2 है, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट 2। तो पहला आंसर जो है वो करेक्ट है, जिस 2 प्लस रूट 2। सेकेंड है मिनिमम ऑफ जेड बिलोंग्स टू जेड माइनस आई। तो अब बताओ आप जेड अगर मैं इस रीजन से ले रहा हूँ कहीं से भी, तो आई कहाँ है, आई तो यहीं पे है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल है। अब जेड का मिनिमम डिस्टेंस आई से कितना है, जब जेड खुद आई हो जाए, ये तो पॉसिबल ही है, तो वो तो जीरो हो गया, तो सेकंड आंसर भी सही हो गया। थर्ड है मिनिमम ऑफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू एस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। अच्छा, अब मैं कुछ बोला नहीं हूँ, जो Z1 और Z2 जो है वो सेम हो सकता है या अलग हो सकता है। तो क्लियरली मैं Z1 को मान लो, अगर मैं ये ऑरिजिन है, Z1 को ये मैं सेलेक्ट करूँ, Z2 को ये सेलेक्ट करूँ, तो बेसिकली ये एंगल को बता रहा है थीटा को। अब थीटा को तो मैं विदाउट एनी कांस्टेंट जीरो ले ही सकता हूँ, तो Z1 Z2 मैच कर जाएगा, ठीक है। आप मैक्सिमम क्या थीटा को ले सकते हो, मैक्सिमम आपने क्या देखो, अगर Z1 यहाँ लाई कर रहा है और Z2 यहाँ, तो मैक्सिमम आप पाई ले सकते हो, राइट। अब पाई से ज़्यादा एंगल क्या क्रिएट होगा, तुम बोलोगे देखो अगर मैं Z1 यहाँ ले लूँ और Z2 को यहाँ ले लूँ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो मेरा एंगल ये बनेगा, मतलब माइनस ऑफ समथिंग बनेगा। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू, मैं जीरो से पाई वाला डेफिनेशन को फॉलो करूँ, तो मैक्सिमम में पाई को अप्रोच कर सकता हूँ और आप पाई को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जीरो होगा जब दोनों वैक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, पाई होगा पूरी डायरेक्शन। तो मिनिमम जीरो मैक्सिमम पाई होगा, मिनिमम जीरो यहाँ पे बोल रहा है लेकिन पाई बाई 4, तो ये तो गलत है। लास्ट बोल रहा है मैक्सिमम जेड बिलोंग्स टू जेड का डिस्टेंस 2 से √5 होगा। अच्छा, तो अब 2 जो पॉइंट होगा मेरा यहाँ पे होगा 2,0,
तो इसका मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम पूछ रहा है भाई, मैक्सिमम पूछ रहा है। अच्छा चलो, इस 2 से मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट पे कौन है इस पूरे फैमिली में? इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट, ऑफ कोर्स मिनिमम डिस्टेंस वाले तो ये हैं, ये होंगे और इसका टेंजेंट लेंथ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 हो गया। लेकिन अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये डिस्टेंस √2 है और ये पूरा 2 है, तो 4 4 माइनस 2, तो ये √2 आ जाएगा। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 1 आ जाएगा। अब मैक्सिमम के लिए इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन होगा? ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ये पॉइंट होंगे। अब ये पॉइंट का ये डिस्टेंस कितना है? तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया है √2 + 1, राइट। और ये डिस्टेंस आपके पास 2 आ गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से √2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बनने वाले हैं, विच इज़ 4 + 3 + 2 √2, विच इज़ 7 + 2 √2। तो क्लियरली ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगा 7 + 2 √2 विल, विच इज़ नॉट 5, तो ये आंसर गलत है। तो हमारे पास जो देखो जो करेक्ट कीज है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन ए और बी। अब बहुत सारे अप्रोच थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। यूजुअली जब मैं क्लास में सॉल्व करता हूँ तो इसको दूसरे अप्रोच से ही बता देता हूँ। जैसे आप चाहो तो जेड को r cos थीटा प्लस RI sin थीटा लेके भी कर सकते हो। तीसरा मेथड है, आप मॉड को स्क्वायर करो और उसको जेड जेड बार लिखो, सो जेड प्लस 1/z टाइम्स जेड बार प्लस 1/z बार, फिर उसके बाद जेड को r e⁻i थीटा पुट करो, तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। और आप थीटा के फॉर्म में ही जब ये एक्सप्रेशन लाओगे ना, जैसे यहाँ इस स्टेप पे पहुंच जाओगे थीटा के फॉर्म में, तो x² + y² r² आ जाएगा और y के बदले r sin थीटा आ जाएगा। और आप देख सकते हो r sin थीटा को वापस से अपन y लिख सकते हैं, तो वहां से भी लोकस का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से भी तुम फील कर सकते हो जो मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आया। तो मॉड जेड है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, कि मॉड जेड को z-0 लिख सकते हैं। अब इसका मैक्सिमम क्या आएगा? ऑरिजिन से सबसे बड़ा डिस्टेंस वाला कौन पॉइंट है भाई? ऑरिजिन से सबसे बड़ा डिस्टेंस वाला पॉइंट देखो 1 + √2 आया। और ऑरिजिन से सबसे छोटा डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या आया? तो अब यहाँ पे भी चक्कर है, क्योंकि अपने पास सर्कल इस टाइप के जनरेट हुए हैं, ठीक। और रीजन इनसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। तो वो जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट एस है वो कहीं हो सकता है इस साइड रीजन इंक्लूडिंग बाउंड्री। तो अब जीरो से सबसे नज़दीक वाला पॉइंट कौन है? अब 2 पॉइंट में मिनिमम लेना होगा, ये जीरो से है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, विच एवर इज मिनिमम, सो मिनिमम ऑफ ओ ए कॉमा ओ बी विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम, मिनिमम ऑफ मॉड जेड, राइट। ये आएगा। अब ओ ए का डिस्टेंस पता है, ये तो 1 होने वाला है यहाँ पे। अब ओ पी क्या होगा? तो ओ पी आपको पता है इस रेडियस माइनस पॉइंट पी, ठीक है। तो अभी आप ऑलरेडी बता दिए हो, हमारे पास ये पूरा का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास √2 था, ठीक है। और ये पॉइंट पी जो आया, पॉइंट पी, वो ऑलरेडी इसका वाई कोऑर्डिनेट आप एक्स करके वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, √2 - 1 आ रहा था ना। देखो भाई, ये वाले नीचे वाले सर्कल का इक्वेशन क्या है, उसमें एक्स को 0 रखो और डायरेक्टली ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो नीचे वाला का इक्वेशन x² + y+1 होल स्क्वायर इक्वल्स 2 है। अब एक्स को किल करो तो y+1 इज ±√2, तो y इज -1 ±√2। तो 2 वैल्यू आया, एक प्लस -1 +√2 -1 -√2। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इन पॉइंट दे रहा है, तो ये पॉइंट 0, -1 -√2 आया और ये ऊपर वाला पॉइंट 0, √2 - 1 है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस ही आ गया, मिनिमम डिस्टेंस जो है ये √2 - 1 आया और एक डिस्टेंस यहाँ पे 1 आ गया। तो इस दोनों में कौन छोटा है? क्लियरली √2 - 1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो √2 - 1 है। अब देख सकते हो किस केस में एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा, वो जब पॉइंट पी एग्जैक्टली इस इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब दैट इज वेरी क्रेजी, क्योंकि अगर पॉइंट पी मेरा यहाँ है, मतलब पॉइंट पी हो गया √2 - 1 आई, दिस इज जेड, तो 1/z भी हो गया 1/√2 - 1 टाइम्स आई नीचे में, विच इज √2 + 1 और 1/i, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में भाग गया 1/z।
अब अगर जेड ये है, 1/z ये, तो जेड प्लस 1/z जो होगा वो आप देख सकते हो वो भी कहीं यही होगा। तो तीनों का तीनों पॉइंट जो है जेड, 1/z, जेड प्लस 1/z कॉलिनियर है। सो दैट वाज एग्जैक्टली द केस जहाँ पे मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अचीव किया था। क्योंकि हर समय ट्रायंगल इनइक्वालिटी अचीव नहीं होगा इक्वालिटी केस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। वो होगा जब आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि वो तीनों पॉइंट mod z1 plus z2 will be equal to mod z1 plus mod z2 if and only if z1 z2 and z1 plus z2 are collinear। तो उनके लाइन ऑफ एक्शंस जो हैं तीनों वेक्टर्स के बोलो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बोलो, वो एक लाइन पे अलाइंड है, नहीं तो आप उस आइडिया को नहीं कर सकते। आई होप एक अलग ही लेवल में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपोजर मिला। और अब देखो कितना ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, इसको कैसे हमने आपके सामने मैन्युफैक्चर करके आपको दिया। और इस टाइप के और जागृत वाले क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमारी किताब में आपको मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग और मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजन से। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।